हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केम वाइस अकेडमी, जहां हम लोग बात करेंगे क्लास 10th 11th और 12th केमिस्ट्री के सारे टॉपिक फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। मैं पीयूष लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 11th ऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक जिसका नाम है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं उनको वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जीओसी का लेक्चर नंबर 1। तो आज का हमारा जो गोल है वो रहेगा हमारा एक तो इंट्रोडक्शन और एक रहेगा हमारा क्या बॉन्ड फिजन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या होती है, इनसे रिलेटेड जो भी केमिस्ट ने पोस्टुलेट्स दे रखे हैं उन सभी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन में बेसिकली हम लोग बात करेंगे बॉन्ड फिजन होता क्या है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप का होता है और बॉन्ड फिजन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं उन सब के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जीओसी पढ़ने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है ना, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में होती क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है हम सभी पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री, है ना। तो आपने क्या है अपनी 11th क्लास में केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच देखी होंगी, है ना, यानी आपने कुछ अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री के बारे में बात की है। जैसे कि क्या है हमारी एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअल में क्या है ये केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती है ना। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, एक्चुअल में ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप एटम और मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन या फिर इंटर कन्वर्जन के बारे में बात करते हो, है ना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसमें आपने जितने भी लॉज पढ़े हैं, है ना, जैसे आपके थर्मो है ना, यानी थर्मोडायनामिक्स वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा वो किस ब्रांच में आता है, आपके फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। वैसे ही हमारी एक ब्रांच आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जिसके अंदर आप क्या करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हो, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करोगे उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं ना। अभी हम बात करेंगे एक एक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड ऑल, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ब्रांच के बारे में कि इसको समझने के लिए, इस पूरे ब्रांच को समझने के लिए कौन कौन से बेसिक रिक्वायर्ड टॉपिक है जो हमें आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या आई थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन से। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग बींग से मिलते हैं ना, जैसे कि आपके प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग बींग से मिलते हैं तो सीधी सी बात है इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्या होंगे, जो आपको नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे, है ना। जैसे कि देखो आपको यहां पर डेफिनेशन से इजीली समझ में आ जाएगा, क्या लिखा है, द कंपाउंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, क्या है, द कंपाउंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई बात समझ में। तो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है आपकी शुगर, है ना, ऑयल, है ना। ये सब कंपाउंड और भी कंपाउंड होंगे, वो हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल से। तो जैसे कि आपने 10th क्लास की साइंस में पढ़ा रखा होगा चैप्टर नंबर 2 है ना, तो उसमें आपने सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना हमारे, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल। आई होप आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा फंडा समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी बर्जीलियस थ्योरी है। बर्जीलियस थ्योरी हमारी क्या कहती है, तो हमने जस्ट जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है वो हमारी क्या है, एक तरह से बर्जीलियस हाइपोथेसिस है। यानी जो बर्जीलियस केमिस्ट थे उनका कहना था कि हमारे नेचर के पास में क्या होते हैं, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेज होते हैं, यानी उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके कारण कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना। तो हम इनडायरेक्टली उसको ये बोल सकते हैं कि वो सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। यानी जो आपको डायरेक्ट लिविंग बीइंग से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर ये डिस्कस कर रखा है कि नेचर हैज सम वाइटल फोर्सेज एंड hypotheses are called, and these propose that these compounds could be distinguished by whether they required any organisms। आई बात समझ। तो हमने जो जस्ट अभी जो डेफिनेशन पढ़ी वो ब्रिजिलियस पर बेस्ड है। अब इन्होंने क्या, इनके जो नेक्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने बोला कि सिंस दीज फोर्सेस कैन नॉट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, है ना। यानी इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आप कभी भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो कि ये कि आपका फिनोमिना हो गया गलत। यानी इनका ये पोस्टुलेट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आज के टाइम में, अगर मॉडर्न टाइम में बात करें तो हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो हमको बताया वो किसने बताया, वो हमको बताया हमारे वोलर सिंथेसिस, यानी वोलर साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, जो कि किसका विरोध करती है, वो करती है हमारे बर्जेलियस हाइपोथेसिस का, है ना। इन्होंने क्या बोला, द वोलर सिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट इनटू यूरिया। यानी एक ऐसे साइंटिस्ट, ये फर्स्टली डिस्कवर्ड जो कंपाउंड था हमारा कौन सा, यूरिया। इन्होंने क्या किया, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था इन्होंने इसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करके उनकी थ्योरी को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया, है ना। जैसे कि इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया, यानी किसमें कन्वर्ट कर दिया, इस कंपाउंड को यूरिया के अंदर, जो कि एक हमारा किसका एग्जांपल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको वोलर सिंथेसिस समझ में आ गया होगा कि वोलर सिंथेसिस और कुछ नहीं, बस इतना सही है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, है ना, कि मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो अब मैं बात करता हूँ हमारे जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे कॉल्बे, है ना, जो कि आपने क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी के अंदर इनकी कुछ मैकेनिज्म और रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन यानी कॉल्बे सिंथेसिस आपने पढ़ी होगी, है ना। तो ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ये हमारे सर बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। यानी इनका कहना था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इन्होंने जो कि बना के दिखाया था, है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O और H, जो कि ये क्या है, एक तरह से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये भी क्या करते हैं, आपके वुलर सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं और ये बोलते हैं क्या कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, कहाँ, लेबोरेटरी के अंदर, जो कि किसको रॉन्ग प्रूव करता है, हमारे कौन सी हाइपोथेसिस को, ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस को। आई होप आपको मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्चुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ना। क्या अब सर अपनी देर से आप बता रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होते हैं, वो होते हैं, उनकी हिस्ट्री ये होती है, तो अब बच्चा क्या हो जाता है हमारी क्लास में, कंफ्यूज हो जाता है ना। तो वो समझ में नहीं आता उस बच्चे को कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जस्ट थोड़ी देर आप वेट कीजिए, मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचाना बहुत सिंपल है ना। यानी अगर मैं कहूं कि ऐसे कंपाउंड, यानी दोज कंपाउंड विच आर मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी असाधारण शब्दों में आपको अगर मैं समझाऊं तो ध्यान रखना बच्चा क्या, कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको मेनली कंपाउंड कौन कौन सा, आपका एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन अगर आपको दिख रहा है तो बेटा आप बोल देना क्या कि वो कौन सा कंपाउंड होगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनेंगे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनसे मिलकर कोई कंपाउंड बना है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। तो बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल, जैसे कि कुछ जैसे हाइड्रोजन और कार्बन तो है ही, ध्यान रखना हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हेलोजन जैसे एलिमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज कर सकते हैं। आई बस समय, आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गए होंगे। मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज
आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपसे कंफर्म करता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जैसे बेटा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने, एक तो CH4, एक देता हूँ मैं आपको CO2, एक मैं आपको दे देता हूँ क्या, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, और एक मैं आपको देता हूँ बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको क्या करना है, इनमें से आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड कौन कौन से आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखिए फर्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने आपको दिया है वो क्या है आपका, मीथेन है ना। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, दिस इज OC यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि ये किस किस से मिलकर बना है, एक तो आपका हाइड्रोजन है और एक आपका कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, यानी इसका किसका एग्जांपल हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के अंदर क्या होगा, आप फिर बोल रहे होंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा आपको जान करके खुशी होगी क्या, कि CO2 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अभी तो आपने कहा था कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी हो तो वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो हमने कहा था हाँ। पर बेटा ध्यान रखना कि ये उसके अंदर कार्बन भी और हाइड्रोजन मेनली होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो है ही नहीं तो बेटा बेटा सीधी सी बात है कि आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। थर्ड थर्ड जो एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने बात की एसिटिक एसिड, तो जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि आपको पता है एसिटिक एसिड क्या है बेटा, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोर्थ, अब फोर्थ बच्चे क्या कह रहे होंगे, सर ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि अभी आपने बताया सर इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना कि आपका CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका जो है बेटा वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका रीजन सुनिएगा, क्या आपने बेटा क्लास 10th और 12th अगर पढ़ी है तो आपको पता है कि CCl4 जो है बेटा वो कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का क्या है बेटा, डेरिवेटिव है। कैसे, वो थोड़ा सा इधर फोकस करिए, मैं अभी आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे कि आपने बेटा अपने क्लास 11 में हैलोजिनेशन पढ़ा होगा, है ना। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन या फिर सब्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे मैंने क्या कहा बेटा, इसके पास में 4 हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा बेटा, 4 Cl के साथ में रिएक्शन करेगा, है ना। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो हमने क्या कहा कि 4HCl यानी CH4 जो है वो क्या करेगा बेटा, 4Cl यानी 4Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो बेटा आपके जो 4 हाइड्रोजन जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय दी क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर आपके हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा बेटा, HCl, 4H और 4Cl मिलकर के आपके क्या बनाएंगे, 4HCl। और आपके जो अदर 4 रिमेनिंग जो बच्चे हैं बेटा ये क्या करेंगे, इस वैकेंट जगह को ऑक्यूपाई करेंगे और आपका बना लेंगे कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेटा क्या, CCl4। तो आपको पता होगा बेटा कि ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन आपको जान के खुशी होगी कि बेटा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, CCl4 जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बॉन्डिंग से पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो बताना भूल ही गया, है ना। तो बेटा ध्यान रखना, आपने ये पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, है ना, या आप पढ़ोगे अपने क्लास 10th 11th में और 12th में। 10th में भी आ रखी है चैप्टर 5 जो पहले था जो रिड्यूस हो चुका है ना। तो बेटा आपने ये पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। तो बेटा इसमें आपको दिख रहे हैं, देखो ये मेटल्स हैं, ये आपके सारे सारे मेटल्स हैं, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, ये आपके नॉन मेटल हैं। तो बेटा जनरली ध्यान रखना, नॉन नॉन इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अगर आप बेटा इनमें से किसी की भी स्टडी कर रहे हो, है ना, तो बेटा वो आपके किसके अंदर आएंगे, सबके सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली आपके बेटा मेटलॉइड, नॉन मेटल और मेटल्स आती हैं। आई होप आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, कि बॉन्डिंग क्या होती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बॉन्डिंग से पहले मैं आपको बॉन्ड समझाता हूँ कि एक्चुअल में बॉन्ड क्या होता है ना। तो बेटा आपने क्या किया होगा, आपने बहुत से कंपाउंड देखे होंगे, जैसे कि मैंने बोला एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड बोलो, या फिर आप इसको AB के एग्जांपल से और अच्छे से समझ पाओगे, है ना। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर A का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर B का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या किया बेटा इन्होंने, A ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया B के साथ में और B ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया किसके साथ में, A के साथ में, और इन्होंने शेयरिंग करके बेटा कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। आपने बॉन्ड की बहुत सारी वैरायटीज़ पढ़ी होंगी, जैसे आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग ध्यान रखना बेटा, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड को
ज़्यादा डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना ये क्या है, आपने क्या किया है बेटा, शेयरिंग करके, यानी बॉन्ड कुछ नहीं है बेटा, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है ना। दो एलिमेंट क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड करता है, जो कि एटम को और आयन को। तो बेटा उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि दो दोस्त होते हैं ना, तो आपको पता है बेटा जो दोस्ती है ना, जो बेटा फ्रेंडशिप है आपकी, जो आपकी फ्रेंडशिप है, ये जो क्या है बेटा, एक तरह से क्या है, एक रिलेशनशिप ही तो है। तो वो रिलेशनशिप जिसके कारण बेटा दो पर्सन ए और बी आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो बेटा इस रिश्ते का नाम ही क्या होता है, फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप भी तो एक तरह से क्या होती है बेटा, बॉन्डिंग ही तो होती है। आई बात समझ में, यानी जैसे कि हम लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो उनको हम लोग जैसे बॉन्डिंग बोलते हैं। तो वैसे हमारे केमिस्ट्री में भी क्या होता है बेटा, जब दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है, कुछ एक अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड करता है, जिसके कारण एटम आपस में कंबाइनिंग फॉर्म में रहता है ना, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो वो जिस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण बेटा कंबाइन रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, बॉन्ड। आई होप आपको बॉन्ड की डेफिनेशन थोड़ी सी यहां पर क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। देखिए क्या डेफिनेशन है बेटा, क्या लिखा है, केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग एटम्स और आयन टुगेदर। दिस अट्रैक्टिव इंटरेक्शन लीड्स टू अ मोर स्टेबल कंपाउंड। आई बात समझ में बेटा। तो बेटा जो ये इनके बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग से मिलकर के बनने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण एक दूसरे के साथ में क्या है बेटा, कंबाइन है, उससे फिनोमेना का हम बोलते हैं क्या बेटा, बॉन्डिंग। और आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली किसके बारे में बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा जो आता है वो इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट होता है ना, जो कि हमारा क्या है बेटा, वो है हमारा बॉन्ड फिजन। कौन सा है, बॉन्ड फिजन। तो बेटा ध्यान रखना, बॉन्ड फिजन को हम लोग बॉन्ड क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं ना। इसको कहीं कहीं आपको क्लीवेज के फॉर्म में भी टीचर्स के मुंह से टर्म मिल सकती है। अब देखो मैंने पहले ही कहा है ना, और मेरा मानना है कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर उसको ढंग से समझ करके पढ़ा जाए। जैसे बेटा मैंने बात की किसके बारे में, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। देखो बेटा डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन जो है वो इसी से सामने आ रही है। क्या आ रही है बेटा, कि बॉन्ड का टूटना, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कहा दो दोस्त हैं, है ना, एक राम है और एक श्याम है। तो अच्छे दोस्त हैं, तो अच्छे दोस्त हैं तो बातें भी करेंगे, है ना। तो बेटा मैं आज जब क्लास में गया तो मैंने देखा ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। तो मैंने राम से पूछा, मैंने कहा श्याम से बेटा बात क्यों नहीं कर रहे, तो क्या बोल रहा है, सर हमारी दोस्ती टूट गई है। टूटने का मतलब क्या बेटा, जो फ्रेंडशिप वाला जो बॉन्ड था वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है ना, यानी बॉन्ड का टूटना, है ना। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डिसोसिएशन या फिर ब्रेकेज, है ना। यानी आप डिसोसिएशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। और बेटा ध्यान रखना जनरली बॉन्ड कौन से होंगे आपके, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। यानी जनरली डिसोसिएशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, बेटा इसको बोलते हैं बॉन्ड फिजन या फिर बॉन्ड क्लीवेज। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है बेटा, बॉन्ड फिजन कहलाता है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड का टूटना जरूरी है, क्यों क्यों जरूरत है सर बॉन्ड को तोड़ने की। तो बेटा आपको पता है हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं ना। आप केमिकल रिएक्शन यानी आज आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, तब वहां आप देखोगे बेटा आपको कंपाउंड बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपको बनाना है प्रोडक्ट, है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे। ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रेक देन न्यू बॉन्ड्स विल बी आर फॉर्म्ड। आई बात समझ में। तो बेटा सीधी सी बात है बेटा, जब तक पुराने रिश्ते नहीं टूटेंगे तो क्या मुझे बताओ नए रिश्ते बनेंगे क्या, तो नहीं बनेंगे। तो सीधी सी बात है, नए रिश्ते बनाने के लिए आपको पुराने रिश्तों का तोड़ना जरूरी है। आई बात समझ में। इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए आपका रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटना जरूरी है, ताकि वो आगे जाकर के न्यू बॉन्ड बनाए और रीअरेंज होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लें। तो आई होप आपको बॉन्ड फिजन की भी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं बॉन्ड फिजन के टाइप्स के बारे में, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, बॉन्ड फिजन के टाइप्स के बारे में। चलिए तो जनरली क्या होता है बेटा, जो बॉन्ड फिजन होता है ना, जो बॉन्ड फिजन जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है। किस तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम लोग, है ना।
चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड फिजन के टाइप्स की ना। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स है ना, तो ध्यान रखना बेटा कि जो है बॉन्ड क्लीवेज के मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है बेटा आपका हेट्रोलिटिक, है ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। चलो मैं इन दोनों को समझाने से पहले आपको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। बेटा बॉन्ड फिजन का मतलब मैंने आपको बताया बॉन्ड का टूटना, यानी रिश्ते का टूटना। तो बेटा आप इसको रिलेट कर सकते हो किससे? ब्रेकअप से। अब पीछे बच्चों से की आवाज़ आ रही होगी, सर क्या ये वही ब्रेकअप है क्या? क्योंकि पता ही है आपको हर क्लास में कुछ नालायक बच्चे तो होते ही हैं। तो बेटा सही बात है, आप जो सोच रहे हो ये उसी के बारे में है ना। किसी को बताना मत कि हम किसके बारे में बात करते हो। ध्यान रखना बेटा, आप इसको बॉन्ड क्लीवेज को ब्रेकअप की हेल्प से भी आराम से समझ सकते हो, क्योंकि आपको पता है बेटा जो ब्रेकअप होता है वो भी दो तरह से देखने को मिल सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हर चीज़ों की वैरायटी होती है, तो बेटा ब्रेकअप की वैरायटी क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, है ना। देखिए जस्ट मैं आपके लिए एक इमेज लेकर के आया हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाते हैं। देखिए ये देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी ना बेटा, बॉन्ड फिजन के दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। देखिए जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो ब्रेकअप का जो टाइप है ये आपका कौन सा है? होमोलिटिक, है ना। होमोलिटिक का मतलब क्या है बेटा? देखो यहाँ पर जो रिश्ता है वो क्या हो रहा है बेटा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में टूट रहा है। यानी ये सर बोल रहे हैं कि आप अपने रास्ते और हम हमारे रास्ते, है ना। यानी अब हमको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूँ तो हमारा मतलब क्या है बेटा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। और जो बॉन्ड टूटा है बेटा वो क्या हुआ है? इक्वल टूटा। देखो हार्ट के भी कितने हिस्से हुए बेटा? दो, आधा हाथ मोहतरमा की तरफ और आधा हार्ट हमारे सर की तरफ। आई बात समझ? तो बेटा होमोलिटिक क्लीवेज में भी ऐसे ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, डिसोसिएशन होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। कैसा होगा बेटा? इक्वल। हाइड्रोलिटिक देखो हमारे बाबू भैया की स्टाइल में होगा, यानी बोले तो खोपड़ी तोड़ साले की। आई बात समझ में? अगर यानी ये जो बेटा बॉन्ड क्लीवेज होता है, जैसे कि मैंने बोला कोई ए बी कंपाउंड है ना, अगर इसमें बॉन्ड टूट रहा है तो बेटा क्या होगा? ये क्या करेगी? खून चूस लेगी इसका सारा। कि ऐसे कैसे निकल कर जाओगे बेटा? अगर कहीं बाहर दिखे तो सीधे खोपड़ी में छेद होगा। आई बात समझ में? तो देखिए आई बात समझ में? तो ये जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है वो बेटा हमारा बाबू भैया, यानी जो बाबू भैया है उनकी स्टाइल में होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो रिश्ता टूटता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं टूटता है। आई बात समझ में? इसमें एक का डोमिनेंट होना जरूरी है। आई बात समझ में? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर यानी होमोलिटिक के अंदर जो बेटा बॉन्ड टूटता है वो इक्वल इक्वल टूटता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल होता है। तो यहां बनते हैं बेटा आपके क्या? फ्री रेडिकल। आई होप अब आपको समझ में आया होगा फ्री रेडिकल का मतलब क्या है। मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बेचारे अलग हो गए होंगे, है ना। दोस्त एज अ फ्रेंड हम लोग रह सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक के अंदर क्या हुआ बेटा? एक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यानी एक डोमिनेंट निकली, है ना। मैडम बहुत होशियार निकली बेटा। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो इसके ऊपर क्या आ गया? लोन पेयर। बोले तो एक नेगेटिव आ गया और एक के ऊपर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि बेटा हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक किस तरह से हम लोग इसको इमेजिन करके समझ सकते हैं, है ना। तो होमोलिटिक तो हम लोगों ने बात कर ही ली बेटा। होमोलिटिक के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी ए बी कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होगा बेटा? जो आपका ब्रेकअप होगा वो म्यूचुअली होगा, है ना। म्यूचुअली होगा तो सीधी सी बात है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और बी मैडम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगी, और ये क्या बना लेंगे बेटा? आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक के बारे में। तो हेट्रोलिटिक के अंदर क्या है बेटा? ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर दो केसेस बन सकते हैं हमारे, है ना। जैसे कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है। केस नंबर के अंदर बेटा मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, क्या हो सकता है? जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन ई एन ऑफ बी, और इसमें एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि ई एन ए यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेसर देन ई एन ऑफ बी। अब सर आपने ई एन लिख तो दिया, अब एक्चुअल में ई एन होता क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना, साइंस यानी केमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट और टीचर का जो एक रिश्ता होता है, तो ध्यान रखना बेटा वो मजबूत होता है सिर्फ एक ही चीज़ के कारण, वो होती है बेटा क्या? टर्मिनोलॉजीज। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में टर्मिनोलॉजीज का जो रिलेशनशिप है अगर बेटा वो परफेक्ट हुआ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री हमेशा समझ में आएगी। आई बस में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को टर्म समझ में नहीं आती।
आती। टीचर बोलते रहते हैं लेकिन बच्चे टर्म को कैच नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन बेटा किसके बारे में, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलिए आपने ये पढ़ रखा होगा वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको पता है वो थोड़ा सा और सुनिए, उनको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसके डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए बेटा, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखना, एक ये क्या होती है बेटा, किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होती है बेटा, टेंडेंसी होती है ना। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बेटा क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या बोला बेटा, इट इज द tendency of an element, और वो कैसी टेंडेंसी बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू क्या, अट्रैक्ट, और क्या अट्रैक्ट करेगा बेटा, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर आएगा ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अब ध्यान रखना बेटा, आपके जब क्लास में टीचर्स पूछते हैं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटा मैंने मोस्टली बच्चों को ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन गलत देते हुए देखा है ना। तो ध्यान रखना बेटा, उस डेफिनेशन में आपके ये वर्ड आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो डेफिनेशन है बेटा टोटली खोटी होगी, मतलब गलत होगी। आई बात समझ। तो बेटा मैंने क्या बोला, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे सिर्फ यही बोलते हैं सर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट समथिंग इलेक्ट्रॉन टाइप ऐसा कुछ, तो बच्चा जो टीचर है वो सेटिस्फाइड नहीं होता आपके आंसर से। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ शेयर्ड और नहीं, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करते हो। बेटा आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको समझाता हूँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे बेटा मैंने बोला कि मैंने कोई एक एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लिया है ना, जैसे ये कोई हैलोजन है और ये कोई एल्किल हैलाइड यानी एल्किल ग्रुप है आर, है ना। तो आपको पता है बेटा क्या होता है, और टेंडेंसी, सीधी सी बात है, खींचने की बात हो रही, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, तो सीधी सी बात है बेटा अट्रैक्ट ज्यादा कौन करेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, है ना। तो सीधी सी बात है बेटा, जिसकी En की वैल्यू हायर होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि आपके पास में ये दो एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट के ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बीपी जिसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये बेटा आपके होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ये शेयरिंग से मिलकर के बने हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके खींचने की कैपेसिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना। और ध्यान रखना जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि एक ये टेंडेंसी है ना, पावर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता बेटा बीपी के बारे में। तो बॉन्ड पेयर आपको समझ में आ गया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, टीचर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा सवाल पूछ लेता है कि बेटा सपोज करो कि इसके पास में क्या है, कुछ लोन पेयर है। अब लोन पेयर की बेटा मैंने बोला, तो लोन पेयर आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्या बोला बेटा, है ना, वैलेंस शेल के अंदर आपके पास में जो बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ध्यान रखना, और वो जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते ना बेटा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हो आप बेटा लोन पेयर। आई बात समझ में, यानी लोन पेयर आर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, तो उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो बेटा ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अगर मान लो सपोज करो इसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो ध्यान रखना बेटा ये दोनों एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन यानी इनके लोन पेयर से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हो बेटा, तो ध्यान रखना आप सिर्फ इनके खींचने, इनके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही डिस्कस करोगे, क्योंकि आपने क्या बोला है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं बेटा, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो आपको पता है बेटा जो क्लोरीन जो है वो क्या है बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में पीरियोडिक टेबल के अंदर से, देखो आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, तो हम लोगों ने क्या बेटा
छोटी छोटी क्लास में टेंडेंसी पढ़ी है ना कि क्या होता है टेंडेंसी। तो बेटा आपको पता है कि EN की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। और आपको देखो आपका जो क्लोरीन है वो कहाँ है बेटा, एकदम राइट साइड में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि Cl की टेंडेंसी ज्यादा कैसे है, तो इसकी पावर ज्यादा है ना। तो आपने रोप पुलिंग वाला गेम तो खेले होगे बेटा, सीधी सी बात है, जिसकी पावर ज्यादा है वही क्या करता है बेटा, आपकी रस्सी खींच के ले जाता है। तो इसकी EN की वैल्यू कम है, तो सिंपल सी बात है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का भी लेकर चला जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन और एक H का इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं क्या, लोन पेयर, जिसको हम माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे हाइड्रोजन चाचा के पास में क्या हो चुका है सर, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए बना देंगे बेटा कैटायन और ये बना देंगे हमारे एनायन। तो आई होप आपको EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जाकर के आप हमारे टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा बेटा ENA का मतलब क्या है, यानी EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A की ग्रेटर होगी तो बेटा क्या करेगा, इस बार A जो है वो हमारा क्या करेगा बेटा, A के इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा और B के इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा। इसके ऊपर आ जाएगा क्या बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे आपके आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा इस केस में आपका जो क्लीवेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और सेकंड केस में क्या होगा बेटा, आपका बी जो है वो क्या है बेटा, हायर EN वाला है, यानी इस बार क्या होगा, बी आंटी क्या करेगी बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और ए अंकल देखते ही रह जाएंगे, यानी इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक LP यानी एक लोन पेयर भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, कैसे होता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा बेटा होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और आपके हेटेरोलिटिक के अंदर ऑलवेज आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये क्लीवेज होता कैसे है, कौन कौन से रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है ना, कि हमको पता कैसे चलेगा सर। मैंने क्या है बेटा बहुत से बच्चों को देखा है, जब भी वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं है ना, तो वो क्या करते हैं बेटा कि सनलाइट देखते ही रट लेते हैं कि उसके अंदर सर होमोलिटिक फ्यूजन होगा, है ना। तो होमोलिटिक हेटेरोलिटिक कैसे होता है, कैसे नहीं होता बेटा, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो आप कंडीशंस देख करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ क्लीवेज होगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि आपके इस टॉपिक को क्लियर करेगी। तो चलिए उससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी होमोलिटिक। तो बेटा होमोलिटिक के अंदर क्या है, हम बोल सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन, comma if bonded pair of electrons are cleaved, है ना, क्लीव्ड, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ब्रेक भी लिख सकते हैं। इफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ब्रेक, कैसे बेटा, इक्वली, है ना, अगर वो इक्वली ब्रेक होते हैं, देन सच टाइप ऑफ क्लीवेज, सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड क्या बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज, सेकंड आपके आती है बेटा हेटेरोलिटिक। तो इसमें क्या होगा बेटा, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक सेकंड तो पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इन एनी केमिकल रिएक्शन, if bonded pair of electrons are cleaved, कैसे बेटा, unequally, then such type of cleavage, आप लिख लीजिएगा वो क्लीवेज इज कॉल्ड क्या बेटा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, जबकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो क्या है बेटा, जैसे देखो आपने यहाँ पर हेटेरोलिटिक है, इसमें केस बी लग रहा है, यानी EN जो है हमारा बी का ज़्यादा है, EN जो है हमारा ए का कम है, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और आपके आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप होगा, ए के पास ए के इलेक्ट्रॉन, बी के पास बी के इलेक्ट्रॉन, और आपका बनेगा बेटा क्या, फ्री रेडिकल। सही बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब
अब हम बात करते हैं बेटा कुछ कंडीशंस के बारे में, है ना। यानी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि आपको रिएक्शन में मेंशन होंगी और आप उन रिएक्शन की कंडीशन को देख करके इजीली बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा क्लीवेज होगा, है ना। तो मैं बात करता हूँ पहले होमोलिटिक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको हेटरोलिटिक के बारे में भी समझा देता हूँ, है ना। तो बेटा देखो बेटा, जब भी होमोलिटिक फिजन आए तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो फैक्टर आना चाहिए बेटा वो आना चाहिए क्या, सनलाइट, है ना। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको सनलाइट अगर देखने को मिल जाए तो आप सीधा बोल देना इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है, क्या क्या अगर हम लोग CH4 यानी हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन करवाते हैं, है ना, और क्लोरीनेशन करवाओगे तो बेटा आपको यहाँ पर रिएक्शंस में देखने को मिलेगा क्या बेटा, सनलाइट या फिर HNU, है ना, यूवी रेज। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर आपको पता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, ये इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 4 हाइड्रोजन और 4 Cl मिलकर बना लेंगे बेटा HCl, और 4 हाइड्रोजन आपके डिस्प्लेस हो चुके हैं तो उसकी वैकेंट सीट हमारा कौन ले लेगा, क्लोरीन का एटम। तो हमारे बन जाएंगे बेटा क्या, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हो कि सर अगर सनलाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा बे सर, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड, अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड फैक्टर जो हमारा हो सकता है वो हो सकता है आपका हाई टेम्परेचर, है ना। अगर आपको कोई हाई टेम्परेचर मेंशन कर दे किसी रिएक्शन में, जैसे मैंने बोला कि कोई भी रिएक्टेंट दे रखा हो आपको और उससे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा हो, है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर आपको कोई टेम्परेचर हाई दे दे, है ना, आपको क्या करे बेटा, यहाँ पर कोई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे दे से 500 डिग्री सेल्सियस, तो आप देख के बता दोगे सर यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ हमारा होगा होमोलिटिक क्लीवेज। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, थर्ड फैक्टर के बारे में। ध्यान रखना बेटा, थर्ड जो है वो हमारी मेटल्स से भी क्या होता है बेटा, आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में। चलिए मैं आपको थोड़ा फ्री मेटल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मैं पहले एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेटल से कैसे बनता है। देखिए तो क्या है बेटा, जैसे आपने पता होगा आपको कि मेटल के पास में टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जिससे कि कारण वो क्या बनाएगी बेटा, कैटायन का फॉर्मेशन करने की। तो पता ना क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता होगा कि मेटल जो होती है वो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स होते हैं सारे मेटल्स जो हैं। जैसे कि देखो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, देखो सारे के सारे मेटल्स है, ये सारे के सारे जो ये इस कलर के अंदर है ना, सारे के सारे क्या है बेटा, मेटल्स है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है, और आपके ये जो सीरीज आपको दिख रही है ये आपके मेटलॉइड्स है। तो बेटा सारे के सारे के क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होते हैं। रिच एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा सोडियम का, है ना। तो सोडियम क्या होता है बेटा, ये रिच एलिमेंट होता है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट कर देता है और बना लेता है एक प्लस। क्यों सर, कि अब आप बोल रहे हो सर एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होता है, फिर से वही बात आ गई कि सर समझ में नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट का मतलब क्या है। तो रिच का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी एलिमेंट की अगर वैलेंशियल कंप्लीट हो जाए, है ना, वैलेंशियल मतलब अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी अगर उसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट। और आपको पता है बेटा सोडियम जो है वो 11 नंबर पर आता है, तो इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा 2 और 8 आएगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी वैलेंस शेल में बच रहा है, तो ये यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा है इसीलिए रिच है। तो कितना एक्स्ट्रा है बेटा, 1 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसने क्या किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है तो इसलिए इसने क्या बना दिया बेटा, कार्बोकेटायन केटायन का फॉर्मेशन कर दिया। ये तो पता है ना प्लस क्यों आया, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, ये भी सुन ही लो, है ना। जैसे कि आपको पता है किसी भी एटम के पास में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो आपको पता है बेटा ना तो डोनेट होते हैं ना रिसीव होते हैं, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने रहे। और आपको पता है बेटा 11 पहले इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, डोनेट कर दिया, तो बेटा 11 तो प्रोटॉन रहे लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने बचे बेटा, 10। और बेटा इसका डिफरेंस रात भर बैठ के देखना, सुबह तक आंसर आपका आएगा क्या बेटा, +1। आई बात समझ में, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर +1 आया। इसलिए मैंने कहा था कि मेटल जनरली कैटायन का फॉर्मेशन करती है बाय द डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको मेटल का ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जहाँ हम लोग थे। तो आई बात समझ में बेटा, ये मेटल कार्बोकेटायन कैसे बनाता है। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे कोई भी मेटल है, आई बात समझ में, इसको क्या बेटा मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा बेटा क्या, फ्री रेडिकल। और यही फ्री रेडिकल तो हम लोग बात करें बेटा, जिसमें फ्री रेडिकल बनता है उसमें कौन सा क्लीवेज होता है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। आई होप आपको थर्ड फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ फैक्टर की तरफ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेटा क्या, फ्रॉम अनोदर फ्री रेडिकल, अनदर फ्री रेडिकल, यानी आप किसी एक रेडिकल से, फ्री रेडिकल से भी क्या कर सकते हो बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए इनकरेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म,
सर जिसमें आर ओ डॉट अगर किसी एल्किल सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अगर रिएक्शन करता है जैसे कि HBr है ना, तो बेटा क्या होगा, ये ऑलरेडी क्या है, एक फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज तो होगा नहीं, तो होगा क्या बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज। H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, Br अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन होकर के ROH यानी बोले तो अल्कोहल ग्रुप बना लेगा, और Br क्या बना लेगा बेटा आपका फ्री रेडिकल। यानी हमने ये देखा कि सर क्या कि एक फ्री रेडिकल से भी दूसरा फ्री रेडिकल यानी एक होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये चारों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब ये तो आपको समझ में आ गई होमोलिटिक की। तो बेटा हेट्रोलिटिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्या कि ध्यान रखना बेटा, हेट्रोलिटिक जो क्लीवेज होता है ना वो जनरली पोलर मीडियम्स के अंदर होता है। किसमें होता है, पोलर मीडियम। जैसे कि देखिए इधर बेटा आपने यहाँ पर क्या किया था, देखो आपने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर यानी डिफरेंस के बेसिस पर क्या कर दिया आपने, इनको डिवाइड कर दिया, तो देखो आपके दो डिफरेंट आयन बने, है ना। तो बेटा होगा क्या, अगर पोलर मीडियम होगा तो उसमें भी दो डिफरेंट पोल होंगे, तो बेटा इन आयन्स को क्या करेंगे, दो डिफरेंट आपके पोल्स क्या कर लेंगे बेटा, ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी इनको सराउंडेड यानी इनको सरेंडर करके घेर लेंगे, है ना। तो घेर लेंगे तो सीधी सी बात है बेटा क्या होगा, घेर लेंगे तो उनके साथ में केमिकल रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। आई बात समझ। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कोई पोलर मीडियम देखने को मिल जाए तो आप बोल सकते हो क्या कि सर यहाँ पर आपको हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, और बाकी अगर चार हम लोगों ने बात की है बेटा जो पहले कंडीशन के बारे में, उनमें से अगर कोई कंडीशन दिख जाए तो आप क्या बोलोगे बेटा, हमारे होमोलिटिक क्लीवेज। चलिए मुझे इससे एक छोटा सा क्वेश्चन याद आया, आपसे पूछता हूँ, चलिए आप बताइएगा मुझे। तो सवाल मेरा बेटा ये है क्या कि जैसे कि हमने यहाँ हेट्रोलिटिक में तो हमने ये कहा कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ये क्या होता है सर, आयंस में क्लासिफाई होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे सर यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, जैसे इसकी अलग हो, तो आप कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, उनके माइंड में ये चलता है कि सर इसकी यहाँ पर EN का जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, इसीलिए क्या करते हैं सर, बराबर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्लीवेज करके फ्री रेडिकल बना लेते हैं। तो मेरा सवाल यही है, तो बेटा क्या आपको लगता है क्या कि यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होने के लिए EN का डिफरेंस जरूरी है, यस या नो, सोच करके बताइएगा। क्या लगता है आपको कि भाई होमोलिटिक के अंदर EN का डिफरेंस होना जरूरी है या नहीं? अगर EN का डिफरेंस जीरो नहीं है तो क्या उसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, यस या नो, ये मेरा आपका सवाल है। ज़्यादा दिमाग पर जोर डालोगे तो बेटा घुटने दुखेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके EN के लिए EN का ज़रूरी होना नहीं है, इसको मैं अभी नहीं, आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन इतना ध्यान रखना कि होमोलिटिक के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना ज़रूरी है। आई बात समझ में। वो आगे जब जा करके आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो इस फैक्टर को समझ जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। ये हमारा हो गया था, ये हमने पढ़ लिया। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन देख करके, यानी सिर्फ आपको रिएक्शन से मतलब है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने कोई बात नहीं की है, ना ही हम लोगों ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में ना। तो मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट दे रहा हूँ और कुछ कंडीशन दे रहा हूँ, के बेस पर आप मुझे बताइएगा कि भाई आपके जो रिएक्शंस हैं उसमें कौन सा क्लीवेज होगा। जैसे कोई एक एल्केलाइड दिया और आपको यहाँ मैंने कोई मेटल दे दी, है ना, यहाँ पर आपको मेटल दे दी। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यहाँ आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज कौन सा होगा, ठीक है, रीज़न कौन सा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आप लिख लीजिए कौन सा, आप ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी आप हेलोजिनेशन करवा लीजिए, टेम्परेचर में आपको मेंशन कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने रख इस तरह का, और यहाँ मैं आपको कंडीशन देता हूँ बेटा, पोलर मीडियम यानी वाटर जो है आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना। तो आपको मुझे बताना है। और चलो फोर्थ क्वेश्चन में एक इजी पीछे वाले क्लास के जो बेंच के जो बच्चे होते हैं उनके लिए डाल देता हूँ बेटा, इसमें क्या होगा। जैसे Cl4 है, इसमें भी आपको हेलोजिनेशन करवाना है और आपको मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है सनलाइट। तो आप बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर आप क्या रिएक्टेंट के साथ में जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं, सोच करके आंसर दीजिए। तो चलिए, पीछे से आवाज़ आ रही होगी सर ये काम तो आगे वाली बेंच का है, तो उनको ही करने दीजिए, आप तो हमें बता दीजिए। तो चलिए हम लोग बेटा आपकी भावनाएं समझ सकते हैं और इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि मेटल भी क्या कर सकता है, एक आपको होमोलिटिक क्लीवेज के लिए इंड्यूस कर सकता है, यानी यहाँ पर आपको मेटल की प्रेजेंस देखने को मिली तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज देखने को
मिल सकता है, यानी होमोलिटिक फिजन भी हो सकता है। फिर हमने देखा हाई टेम्परेचर मिल रहा है। हाई टेम्परेचर हम लोग जस्ट डिस्कस करके आए बेटा, क्या कि उसमें भी कौन सा क्लीवेज होता है आपका, होमोलिटिक फिजन होता है। थर्ड हम लोग बात करते हैं बेटा, आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी पोलर सॉल्वेंट भी देखने को मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं सर इसमें पोल्स बनेंगे और वो जो पोल्स है वो क्या करेंगे, उनको चारों तरफ से घेर करके रिएक्शन कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, हेट्रोलिटिक फिजन देखने को मिलेगा। बेटा ये तो मैं 2 बार डिस्कस कर चुका हूं, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, आपके होमोलिटिक क्लीवेज होगा। आई बात समझ में, या फिर फिजन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में हमको कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि सर इसके अंदर क्या होगा या फिर उसके अंदर क्या होगा। आई होप आपको बॉन्ड फिजन और इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन समझ में आया होगा। आई बात समझ में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और बेटा जिनको क्वेश्चंस के आंसर पता थे वो लिखिए यस सर हमको आपके क्वेश्चंस आते थे। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं हमारे जीओसी के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तब तक सी यू, गुड बाय, टाटा।